हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज हम कक्षा 11 बायोलॉजी का चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन और जड़ तथा तनों में अंतर या जड़ तथा तनों के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। किसी भी जीव की संरचना का अध्ययन करने के लिए जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम किसी भी जीव की संरचना को अध्ययन करने के लिए मुख्यतः दो शाखाओं का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी और दूसरी शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी। आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव के बाह्य लक्षणों का या बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी कहलाती है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी जीव के बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है यानी कि आकारिकी कहलाती है। जबकि एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान का मतलब क्या है? किसी भी जीव की बॉडी के पार्ट्स का सेक्शन कटिंग करने के पश्चात, उसको सेक्शन कटिंग करने के पश्चात उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की शरीर तथा उसके भागों का सेक्शन कटिंग के बाद अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी कहलाती है यानी कि शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। जबकि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, हम क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब पुष्पी पादपों के जो विभिन्न भाग हैं, जो पुष्पी पादप होते हैं वो वे पादप होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद होते हैं और बीजाणुधानी पर्ल यानी कि स्पोरोफिल्स पुष्प में व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि हमारे बेसिकली दो मुख्य बातें याद रखनी है इसमें, कि जो पुष्पी पादप है यानी कि एंजियोस्पर्म्स है यानी कि आवर्तबीजी पौधे हैं, वे पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं और बीजाणुधानी पर्ण यानी कि स्पोरोफिल्स फ्लावर्स यानी कि पुष्पों में व्यवस्थित रहते हैं। सबसे छोटा पादप वुल्फिया होता है और ये सबसे छोटा फ्लावर के साथ, सबसे छोटा पादप के साथ साथ इसके सबसे छोटे पुष्प भी होते हैं। सबसे बड़ा जो लंबा प्लांट है वो है यूकलिप्टस रेगनेंस। यूकलिप्टस जो रेगनेंस है वो 114-15 मीटर तक बड़ा हो सकता है। जबकि सबसे बड़ा जो पादप होता है वो सिकोया होता है, जो एक जिम्नोस्पर्म है यानी कि अनावृत बीजी पादप है। सबसे बड़े पुष्प जो होते हैं वो रेफ्लिशिया के होते हैं। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया की होती है। जो मेन पादप होता है पुष्पी पादप यानी कि एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी, उसका जो मेन प्लांट होता है वो बीजाणुद्भिद होता है यानी कि स्पोरोफाइट होता है और डिप्लॉयड होता है। और वो दो मुख्य तंत्रों में यानी कि सिस्टम्स में बटा हुआ होता है, मूल या जड़ तंत्र यानी कि रूट सिस्टम और प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम। रूट सिस्टम सामान्यतः प्लांट बॉडी का, प्लांट के अक्ष का वह भाग होता है जो सामान्यतः अंडरग्राउंड होता है। और अंडरग्राउंड होने का मतलब क्या है? भूमिगत होता है, अर्थात वो भूमि के अंदर होता है और वो धनात्मक गुरुत्वावर्तनी गति करता, अर्थात वो
नीचे की तरफ ग्रो करता है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ ग्रो करता है, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स, पर्व और पर्व संधियाँ अनुपस्थित होती हैं, लीव्स और फ्लावर्स अनुपस्थित होते हैं, और जिसका प्रमुख कार्य पौधे को मृदा में स्थिर रखना और जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है, और जिसका निर्माण भ्रूण के मूलांकुर यानी कि रेडिकल से होता है, रूट कहलाता है। यानी कि रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी कि धनात्मक गुरुत्वावर्तनी गति करने वाली ऐसी सिस्टम होता है जिसका निर्माण रेडिकल से यानी कि मूलांकर से होता है, और जिसका प्रमुख कार्य पौधे को मृदा में स्थिर रखना और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। प्ररोहतंत्र यानी कि शूट सिस्टम इससे रिवर्स होता है, जो निगेटिवली यानी कि ऋणात्मक गुरुत्वावर्तनी गति शो करता है, पॉजिटिवली प्रकाश अनुवर्तनी गति करता है, फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। प्लम्यूल से डेवलप होता है यानी कि प्रांकुर से डेवलप होता है, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स, लीव्स उपस्थित होती हैं, और जिसका प्रमुख कार्य शाखाओं एवं पत्तियों का वहन करना और जल एवं भोज्य पदार्थों का संवहन करना होता है। क्या कहलाता है? शूट सिस्टम कहलाता है। तो जड़ और तना, तो जड़ जो होती है वो नॉर्मली अंडरग्राउंड होती है, स्टेम नॉर्मली एरियल होता है, वायवीय होता है, और जो मूलांकुर से डेवलप होता है ये प्लम्यूल से डेवलप होता है, ये एरियल होता है। ये पॉजिटिवली गुरुत्वावर्तनी गति करता है और निगेटिवली प्रकाश अनुवर्तनी गति करता है, और इसमें नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स और लीव्स एब्सेंट होती हैं, और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? पौधों को मृदा में स्थिर रखना एवं जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण। शूट सिस्टम का प्रमुख कार्य शाखाओं एवं पत्तियों का वहन और जल एवं भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। तो अब हम जड़ और तने में अंतर पढ़ेंगे, या जड़ और तनों के लक्षण, यही इसके लक्षण हो जाएंगे, यही इसके अंतर हो जाएंगे। हम दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जड़ पादप अक्ष का भूमिगत पार्ट होता है, जो मूलांकुर से डेवलप होता है, और मूलांकुर से जो रूट डेवलप होती हैं वो प्राथमिक रूट्स कहलाती हैं, यानी कि प्राथमिक जड़ें कहलाती हैं, प्राइमरी रूट्स कहलाती हैं। उनसे जो और लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, वो सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीयक जड़ कहलाती हैं, और द्वितीयक जड़ों से जो निकलती हैं वो तृतीयक जड़ें यानी कि टर्शरी रूट्स आदि कहलाती हैं, और ये सब मिलकर रूट सिस्टम बनाते हैं। अब हम रूट और शूट में यानी कि जड़ और तने में मुख्य अंतर देखेंगे, जो इनके लक्षण भी होंगे। सबसे पहले जो पहला लक्षण है वो है उद्भव यानी कि ओरिजिन। जड़ या जड़ तंत्र का जो उद्भव होता है वो मूलांकुर से होता है, रेडिकल से होता है, और तने का जो होता है प्लम्यूल से होता है। अब इसको समझने से पहले हम एक द्विबीजपत्री भ्रूण का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि एक द्विबीजपत्री भ्रूण का ये डायग्राम है, जिसमें एक अक्ष होता है जिसे क्या बोलते हैं? टाइगेलम। टाइगेलम ये यानी कि भ्रूणीय अक्ष होता है, और इसमें दो कोटिलिडन्स लगे होते हैं, दो बीज पत्र लगे होते हैं, और कोटिलिडन या बीज पत्र पहली लीव्स होती हैं, मोनोकॉट में एक होती है, द्विबीजपत्री में दो होती हैं। तो पहली लीव्स होती हैं जिनका काम विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है। जो बीज पत्र जहां भ्रूणीय अक्ष से लगे होते हैं, उस लगे हुए जॉइनिंग पॉइंट से यानी कि संधि जहां है इसकी, उस पॉइंट से नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल कहलाता है, यानी कि बीज पत्राधर कहलाता है, जबकि उससे ऊपर का जो पार्ट होता है वो एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक कहलाता है। क्योंकि एपी माने क्या होता है? ऊपर की तरफ, और हाइपो मतलब होता है नीचे की तरफ। तो किसके नीचे है? कोटिलिडन के नीचे है, तो इसलिए क्या कहलाता है? हाइपोकोटाइल। और जो एपिकोटाइल के कोटिलिडन के ऊपर है वो क्या कहलाएगा?
एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रों परिक कहलाता है। तो इसका जो टिप होती है वो प्लम्यूल कहलाती है एपिकोटाइल की, यानी कि प्रांकुर कहलाता है, जबकि हाइपोकोटाइल की जो टिप होती है वो मूलांकुर कहलाता है, यानी कि रेडिकल कहलाता है। रेसे रूट, रेसे रेडिकल, तो रेडिकल से रूट यानी कि जड़ों का निर्माण होता है, जबकि प्लम्यूल से शूट यानी कि स्टेम यानी कि तना कहलाता है, उसका निर्माण होता है। शूट का मतलब स्टेम कहलाता है, स्टेम प्लस बाकी सारी संरचनाएं जो होती हैं उन सबको हम शूट्स कहते हैं, जिसमें लीव्स भी आ जाती हैं, फ्लावर्स, बर्ड्स सब आ जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। तो इसमें एक अक्ष होता है जिसे टाइगेलम कहते हैं। टाइगेलम में 2 कॉटिलिडन लगे होते हैं, द्विबीजपत्री में 1 कॉटिलिडन लगा हुआ होता है, मोनोकॉटिलिडन में एक बीजपत्री में। बीजपत्र जहाँ अटैच होता है टाइगेलम से, उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है अक्ष का, वो हाइपोकोटाइल यानी कि बीजपत्राधर कहलाता है, जबकि इसकी टिप जो होती है वो रेडिकल कहलाती है। कॉटिलिडन के अटैचमेंट साइड में जहाँ पर वो जुड़े होते हैं उससे ऊपर का भाग एपिकोटाइल यानी कि बीजपत्रोपरिक कहलाता है, और इसका जो टिप होता है वो प्रांकुर कहलाता है। रेसे रूट, रेसे रेडिकल, रेडिकल से रूट बनती है, जबकि प्रांकुर से शूट बनते हैं। अब हमें एक बात और याद रखनी है कि जो रूट मूलांकुर से डेवलप होती है यानी कि रेडिकल से डेवलप होती है वो टैप रूट कहलाती हैं, यानी कि मूसला जड़ें कहलाती है। और मूसला जड़ें वे जड़ें जो रेडिकल से डेवलप होती है और पादप के किसी भी भाग से, जो किसी अन्य भाग से, चाहे वो स्टेम से डेवलप हो रही है, चाहे वो लीफ से डेवलप हो रही है, किसी भाग से डेवलप होती है जो रेडिकल से डेवलप नहीं होती बल्कि किसी अन्य पार्ट से विकसित होती है, उन्हें हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो उद्भव होता है जड़ों का वो मूलांकुर यानी कि रेडिकल से होता है, जबकि तने यानी कि स्टेम का जो ओरिजिन होता है, उद्भव होता है, वो प्रांकुर यानी कि प्लम्यूल से होता है। रेडिकल टिप होती है किसकी, हाइपोकोटाइल की, ये प्लम्यूल टिप होती है एपिकोटाइल की। दूसरी पर्व नोड्स, जिन्हें गांठें भी कहते हैं। गांठें जड़ों में अनुपस्थित होती हैं जबकि तने में उपस्थित होती है। अब नोड्स हैं क्या? नोड का मतलब क्या है, किसी भी स्टेम अथवा उसकी ब्रांच यानी किसी भी तने, मूल तने अथवा उसकी किसी शाखा पर उपस्थित वह पार्ट, वह भाग जिससे लीव्स निकलती हैं, या तो वो मेन स्टेम पर हो या किसी ब्रांच पर उपस्थित वह भाग जिस भाग से लीव्स यानी कि पत्तियां निकलती है, वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, यानी कि पर्व कहलाता है। और 2 नोड्स के बीच की जो दूरी होती है हम उसे क्या बोलते हैं, इंटर नोड। अगर एक नोड ये है और फॉर एग्जांपल एक नोड ये है, तो इन दोनों नोड्स के बीच की जो दूरी होती है हम उसे क्या बोलते हैं, इंटर नोड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, हम उसे क्या बोलेंगे, इंटर नोड। क्योंकि इंटर माने क्या होता है, बीच में, किसके बीच में है, 2 नोड्स के बीच की दूरी, तो इसलिए इसका नाम बोलते हैं इंटर नोड। यानी कि पर्व, नोड्स या गांठें वह पार्ट जो जहाँ से लीव्स निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, चाहे वो मेन स्टेम पर हो या मेन स्टेम के किसी ब्रांच पर हो। बड्स एवं लीव्स यानी कि कलिकाएं एवं पत्तियाँ। बड्स एक कंडेंस्ड स्टेम होता है जिसमें किसी चीज को बनाने की क्षमता होती है। अगर फ्लावरिंग बड है तो वो आगे जाकर फ्लावर बनाएगा, लीफ वाला बड है तो वो लीव्स और ब्रांचेस बना सकता है। तो बड एक कंडेंस टाइप का स्टेम होता है, घना स्टेम होता है जो आगे जाकर किसी संरचना का निर्माण करता है। तो जड़ों में कभी भी बर्ड्स और लीव्स यानी कलिकाएं और पत्ती उपस्थित नहीं होती, अर्थात अनुपस्थित होती है, जबकि तनों में उपस्थित होती है। मूल रोम यानी कि रूट हेयर। रूट हेयर वाटर एब्सॉर्प्शन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं रूट के अंदर। तो मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स जड़ों में उपस्थित होते हैं, जबकि तनों में रूट हेयर एब्सेंट होते हैं।
कार्य जो जड़ का सबसे प्रमुख कार्य है वो पौधों को मृदा में स्थिर रखना होता है। उसका मेन काम क्या है? पौधे को एंकरेज देना, अर्थात उसको स्थिर बना कर रखना, उसको सहारा देना, मृदा में गिरने से बचाना, और जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना, वाटर और मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन करना। तने का प्रमुख कार्य क्या है? शाखाओं एवं पत्तियों का वहन करना और जल एवं भोज्य पदार्थों का संवहन करना। जल नीचे से ऊपर तक पहुंचता है और नॉर्मली जो भोज्य पदार्थ है ऊपर से लीव से प्लांट के नीचे तक पहुंचते हैं। गुरुत्वावर्तनी गति यानी कि गुरुत्वाकर्षण के प्रति जो गति होती है हम उसे क्या बोलते हैं? जियोट्रॉपिज्म यानी कि गुरुत्वावर्तनी गति कहते हैं। तो रूट सामान्यतः धनात्मक गुरुत्वावर्तनी गति शो करते हैं, जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं, जबकि जो तने होते हैं वो ऋणात्मक यानी कि निगेटिव गुरुत्वावर्तनी गति करते हैं। लेकिन कुछ रूट्स जैसे न्यूमेटोफोर्स होते हैं, राइजोफोरा और अन्य लवणीय जल में लवणीय स्थानों पर पाए जाने वाले पादपों में, उन रूट्स का जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है वो उल्टा होता है कि वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक यानी कि प्रकाशानुवर्तनी गति करते हैं, प्रकाश की ओर गति करते हैं, यानी कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। और वो एक अडेप्टेशन होता है रेस्पिरेशन में श्वसन करने के लिए, तो वो नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, वरना सामान्यतः जो रूट्स होती हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं, अर्थात पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। प्रकाशानुवर्ती प्रकाश की ओर गति यानी कि ऊपर की ओर सूर्य की ओर गति जो होती है वो ये जड़ें निगेटिवली होती है नॉर्मली, और ये पॉजिटिवली शो करता है। मूलगोप यानी कि रूट कैप। अब जो रूट बनती है उस रूट में यहाँ पर विकसित होते समय यहाँ पर एक टोपी के आकार की संरचना उपस्थित होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट कैप यानी कि मूलगोप, जो डेड सेल से मिलकर बनाता है नॉर्मली, जो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो रूट के अंदर मूलगोप यानी कि रूट कैप उपस्थित होती है, जबकि स्टेम में, प्लम्यूल में यहाँ पर कैप उपस्थित नहीं होती इसको सुरक्षा देने के लिए। हेयर यानी कि रोम, अगर जड़ों में हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो रूट हेयर होते हैं, वो सदैव एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि तनों में वो बहुकोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय हो सकते हैं, यानी कि वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं लेकिन बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन रूट्स में जो रूट हेयर होते हैं वो हमेशा एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। शाखाओं की उत्पत्ति अंतर्जात यानी कि एंडोजीनस होती है, जबकि स्टेम में बाह्यजात यानी कि एक्सोजीनसली होती है। मतलब क्या है एंडोजीनसली का? कि जो स्टेम यानी कि जड़ और तने की जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ वहाँ एक लेयर दिखाई देती है जो होती है एपिडर्मिस, जिसे हम एपिब्लेमा बोलते हैं। इसके बाद एक लेयर होती है जो कहलाती है कॉर्टेक्स यानी कि बलकुट। फिर एक लेयर होती है एंडोडर्मिस, अंतः स्तर। एंडोडर्मिस के बाद एक लेयर होती है पेरिसाइकल, परिरंभ बोलते हैं इसको। पेरिसाइकल, और इसके अंदर यहाँ पर पित्त और मेडुला यानी कि मज्जा भी बोल देते हैं इसको, रंभ भी बोल देते हैं। और यहाँ पर बीच में वैस्कुलर बंडल हो सकते हैं, संवहन पूल हो सकते हैं, संवहन बंडल, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम हो भी सकता नहीं भी। तो जो रूट्स होती हैं, तो जब रूट्स का डेवलपमेंट होता है तो वो जो रूट्स होती है, सेकेंडरी रूट्स जो निकलती हैं वो इस पेरिसाइकल से निकलती हैं। तो ये जो
अंदर की तरफ से निकलती हैं, यानी कि जो इतना जो हिस्सा होता है बाहर वाला, ये स्टील कहलाता है। जो एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाहर अंदर का जो हिस्सा होता है उसे नॉर्मल में स्टील बोलते हैं। तो जो स्टील के अंदर से डेवलप होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोजीनसली बोलते हैं, क्योंकि ये पेरिसाइकिल से डेवलप होती है। जो रूट्स होती हैं, तो जो शाखाएं जो उत्पन्न होती हैं रूट्स में, वो किससे निकलती? पेरिसाइकिल से निकलती हैं। चूँकि स्टील के अंदर से निकलती है इसलिए इसको एंडोजीनस बोलते हैं। लेकिन जो स्टेम में ब्रांचेस निकलती हैं वो नॉर्मली कॉर्टिकल रीजन से निकलती हैं, बाहर की स्टील से बाहर निकलती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सोजीनसली, यानी कि बाह्यजात बोलते हैं। कक्षीय कलिकाओं से विकसित होती हैं जो बाहर की तरफ से निकलती हैं। प्रकाश संश्लेषण जड़ों में प्रायः अनुपस्थित होता है। टीनोस्पोरा और ट्रापा, गिलोय और सिंगाड़ा ट्रापा को छोड़कर सामान्यतः सभी जड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, लेकिन ट्रापा में, सिंगाड़ा में और टीनोस्पोरा में रूट्स जो होती हैं वो एसिमिलेटरी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रायः जड़ों में अनुपस्थित होता है। और जो यंग युवा तना होता है वो नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, बाद में वो ब्राउन कलर का हो सकता है, लाइट ब्राउन कलर का हो सकता है या वाइटिश टाइप का हो सकता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो तना होता है वो सामान्यतः ग्रीन होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट उसमें उपस्थित होते हैं। हरित लवक होने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। लेकिन जो युवा रूट्स होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नॉर्मली नहीं होती है। और जाइलम यानी कि दारू, एक्सार्क यानी कि बाह्य आदि दारुक या होती है जड़ों में, जबकि स्टेम में वो एंडार्क होती है, यानी कि अंतः आदि दारुक होती है। एक्सार्क का मतलब क्या होता है कि जो पहले जाइलम बनता है वो छोटा होता है, उसे हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं। और जो बाद में जाइलम विकसित होता है उसे हम मेटाजाइलम बोलते हैं। तो जब एक्स माने क्या होता है? बाहर। तो जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, अगर हम यहाँ पर जाइलम है, अगर यहाँ पर हम समझे जाइलम है, ये जो है छोटा वाला जाइलम है प्रोटोजाइलम, यानी कि आदि दारुक बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये है मेटाजाइलम। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, यानी कि एपिडर्मिस की तरफ होता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्क। ये क्या कंडीशन है? एक्सार्क। लेकिन अगर ये कंडीशन रिवर्स होती है कि प्रोटोजाइलम यहां होता और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता और ये होता प्रोटोजाइलम, तब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? एंडार्क। तो एंडार्क कंडीशन यानी कि अंतः अधिदारुक कंडीशन जो होती है वो स्टेम में पाई जाती है। प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता है, यानी कि मेडुला यानी कि मज्जा और रंभ की तरफ होता है। जबकि जो स्टेम होता है उसमें रिवर्स होता है कि इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है वो बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होता है। तो जब प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर होगा तो एंडार्क, और जब प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? एक्सार्क। एक्सार्क कंडीशन रूट में पाई जाती है और स्टेम में एंडार्क कंडीशन पाई जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।